नमस्कार। जो हमारा आपने दिया ही होगा, पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू एनिमल ब्रीड इन इंडिया विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। यानी कि अगर कोई नई ब्रीड रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं आप, तो उसके रिगार्डिंग सही सेंटेंस कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। NBAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। ये तो सेंटेंस सही नहीं है। NBAGR ICR का इंस्टीट्यूट है। NBAGR किसका इंस्टीट्यूट है? ICR का। और ICR किसके अंडर में आता है? ICR की एक तरीके से जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है ना। तो जो किसान कल्याण मंत्रालय है, ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, तो ये किसके अंडर में आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, यानी कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंडर में आता है NBAGR। NBAGR ICR का इंस्टीट्यूट है, ठीक। दूसरा, मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 1000 एनिमल इज जनरली रिक्वायर्ड। यानी कि नई ब्रीड अगर आप रजिस्टर कराना चाहते हैं किसी भी एनिमल की, तो उसकी मिनिमम पॉपुलेशन 1000 होनी चाहिए। ये सेंटेंस सही है। और दिस पॉपुलेशन शुड बी मेंटेन अंडर फील्ड कंडीशन फॉर एटलीस्ट 10 जनरेशन। यानी कि ये जो 1000 एनिमल की पॉपुलेशन है, ये 1000 एनिमल की पॉपुलेशन ये फील्ड कंडीशन में 10 जनरेशन तक मेंटेन भी रहनी चाहिए, तब जाकर नई ब्रीड हम एज ए यानी कि न्यू ब्रीड NBAGR रजिस्टर कर पाता है, ठीक है। तो मिनिमम पॉपुलेशन एनिमल की 1000 होनी चाहिए और 10 जनरेशन तक 1000 की जो संख्या है वो मेंटेन होनी चाहिए, यानी कि उससे ज़्यादा एनिमल होने चाहिए, ठीक है। ये सेंटेंस सही है। इसमें करेक्ट ही पूछ रहा है, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी ऑप्शन। बाकी देखो, महसाना इज इंडिजिनस ब्रीड ऑफ काउ, तो महसाना काउ की ब्रीड नहीं है, बफेलो की ब्रीड है। और NBAGR इज लोकेटेड इन हिसार, NBAGR का हेडक्वार्टर हिसार में नहीं है, कहाँ है? करनाल में है। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया। तो आंसर हो गया मिनिमम पॉपुलेशन 1000 होनी चाहिए और वो फील्ड कंडीशन में एटलीस्ट 10 जनरेशन तक मेंटेन रहनी चाहिए। तो आंसर हो गया अपना बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बफेलो ब्रीड हैज हाईएस्ट मिल्क फैट परसेंटेज। हाईएस्ट मिल्क फैट परसेंटेज होती है 14%, और किस में होती है? बदावरी में होती है। किस में भाई? बदावरी में। ओरिजिन कहाँ से हुई है? इटावा, यूपी से। नेक्स्ट, बफेलो ब्रीड के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? जाफराबादी है चेवरॉन मार्क। चेवरॉन मार्क जाफराबादी में नहीं होते हैं। चेवरॉन मार्क किस में देखने को मिलते हैं? चेवरॉन मार्क जो हैं वो देखने को मिलते हैं किस में? बदावरी में। बदावरी में देखने को मिलते हैं। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। तो महसाना इज ए रिजल्ट ऑफ मुर्रा एंड सूरती क्रॉस। तो मुर्रा सूरती का क्रॉस भी कुछ ब्रीड में लिखा होता है, और मुर्रा सूरती का मिक्सचर है, ये भी कुछ ब्रीड में लिखा हुआ है। तो दोनों ही सेंटेंस सही है, ठीक है। ये सेंटेंस सही हो गया। सही सेंटेंस पूछ रहा है तो ये तो अपना आंसर हो गया। बाकी देखेंगे, वेचूर इज कैटल ब्रीड फ्रॉम महाराष्ट्र। वेचूर महाराष्ट्र से नहीं है। वेचूर कहाँ से है? केरला से है, कोट्टायम केरला से। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। और लुइथ इज रिवर बफेलो फ्रॉम गुजरात। पहली बात तो लुइथ रिवर बफेलो नहीं है। लुइथ क्या है? लुइथ है स्वाम्प बफेलो। स्वाम्प बफेलो की ब्रीड है। और लुइथ गुजरात से नहीं है। लुइथ कहाँ से है? आसाम, मणिपुर से ओरिजिन है इसकी। और स्वाम बफेलो में क्रोमोसोम नंबर, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है? 48 होता है। और वाटर बफेलो में कितना होता है? 50 होता है, ठीक। तो जाफराबादी में चेवरॉन मार्क नहीं होता। चेवरॉन मार्क किस में होता है? बदावरी में होता है, ठीक है। महसाना, मुर्रा और सूरती का क्रॉस है। ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। बाकी वेचूर केरला से है, लुइथ स्वाम बफेलो की ब्रीड है, और असम मणिपुर की ब्रीड है। तो ये सेंटेंस भी क्या हो गया? गलत। आंसर हो गया
महसाना इज रिजल्ट ऑफ मुर्रा एंड सुरती क्रॉस। नेक्स्ट देखेंगे, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द न्यू ब्रीड रजिस्टर्ड इन 2025 में जो नई ब्रीड रजिस्टर हुई हैं उनसे रिलेटेड सही सेंटेंस कौन सा है? बुंदेलखंडी इज ए डॉग ब्रीड। बुंदेलखंडी डॉग ब्रीड नहीं है, बुंदेलखंडी जो है वो कौन सी ब्रीड है? गॉट ब्रीड है। मना इज बफेलो ब्रीड फ्रॉम आसाम, ये तो सेंटेंस सही है, मना जो न्यूली रजिस्टर्ड ब्रीड है आसाम से है। चांखी इज चिकन ब्रीड, चांखी चिकन की ब्रीड नहीं है, ये सेंटेंस भी गलत है। चांखी एक्चुअली में किसकी ब्रीड है? डॉग की ब्रीड है। रजिस्ट्रेशन हुआ है इसका कहाँ से? लद्दाख से, यानी कि ओरिजिन मेनली लद्दाख। करकम्बी इज ए सीप ब्रीड, करकम्बी सीप की ब्रीड नहीं है, पिग की ब्रीड है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि अपना आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन हो गया, मन्हा बफेलो ब्रीड है आसाम से। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, विच बफेलो ब्रीड इज आल्सो नोन एज पंचकल्याणी। तो पंचकल्याणी, पंचभद्रा, पंचरत्ना किसे कहा जाता है? नीली रावी को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि नीली रावी का कलर तो स्किन का ब्लैक होता है और 5 वाइट मार्किंग होती हैं, ठीक है। तो वो जो 5 वाइट मार्किंग है उनकी वजह से पंचकल्याणी, पंचभद्रा या पंचरत्ना बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है, बदावरी इज बफेलो ब्रीड ऑफ गुजरात ग्रुप। तो बदावरी बफेलो ब्रीड तो है लेकिन गुजरात ग्रुप की नहीं है, किस ग्रुप की है? यूपी ग्रुप की है। तो ये सेंटेंस तो गलत हो गया, स्टेटमेंट जो पहला है वो तो गलत है। स्वार्ड शेप, तलवार की तरह हॉर्न, जनरली सीन इन नागपुरी ब्रीड ऑफ बफेलो। तो नागपुरी और पंडरपुरी दोनों में स्वार्ड शेप हॉर्न होते हैं। स्टेटमेंट सेकंड क्या है? सही है, तो आंसर हो जाएगा ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। एक ही स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा? सेकंड। नेक्स्ट देखेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, लुइथ बफेलो ब्रीड हैज 48 क्रोमोसोम। भाई लुइथ जो है वो स्वाम्प बफेलो की ब्रीड है और स्वाम्प बफेलो में हम लोग जानते हैं कि क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 48 होता है। तो ये सेंटेंस तो सही है। लुइथ इज वाटर बफेलो ब्रीड फ्रॉम असम एंड मणिपुर। तो लुइथ असम मणिपुर की ब्रीड है, ये बात तो ठीक है, लेकिन लुइथ वाटर बफेलो नहीं है। लुइथ क्या है? स्वाम्प बफेलो की ब्रीड है। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? गलत। पहला स्टेटमेंट सही है और सेकंड क्या है? गलत है। तो ओनली वन स्टेटमेंट यानी ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। लुइथ बफेलो ब्रीड 48 क्रोमोसोम, ये बात तो सही है। लुइथ इज वाटर बफेलो ब्रीड फ्रॉम असम एंड मणिपुर, तो असम मणिपुर की तो ब्रीड है लेकिन वाटर बफेलो नहीं है, क्या है? स्वाम्प बफेलो है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, मैच द कॉलम है, ब्रीड और नेटिव ट्रैक से मैच कराना है। देखेंगे, हाँ, बन्नी ब्रीड है गुजरात की, बन्नी ब्रीड हो गई कहाँ की? गुजरात की। चिल्का, चिल्का लेक के जो सराउंडिंग एरिया है यानी कि उड़ीसा की ब्रीड हो गई। करकम्बी ब्रीड हो गई पिग की, महाराष्ट्र से। और बदावरी की बात करें तो बदावरी इटावा यूपी, तो बदावरी की ओरिजिन हो गई इटावा यूपी से। ठीक है, तो एक को मैच कराना है बी के साथ। एक मैच हो रहा है बी के साथ, यहां भी एक मैच हो रहा है बी के साथ। चिल्का 2 को मैच कराना है सी से, तो 2 मैच हो रहा है सी से, 2 मैच हो रहा है सी से। नेक्स्ट, फिर 3 बदावरी को मैच कराना है ए से, तो 3 को मैच कराना है ए से, ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। और फिर 4 में डी, करकम्बी डी, ये आंसर हो गया अपना। ठीक है, हाँ, आगे बढ़े। नेक्स्ट, स्पेशल करेक्टर के साथ बफेलो ब्रीड को मैच कराना है। जाफराबादी के ड्रॉपिंग हॉर्न होते हैं या फिर जे शेप हॉर्न होते हैं जाफराबादी में, ठीक बात है। महसाना लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड होता है बफेलो ब्रीड में, ये भी ठीक है। सूरती में सिक्किल शेप हॉर्न होते हैं, ये भी ठीक है। और नीली रावी में वॉल आई कंडीशन देखने को मिलती है, ये भी ठीक है। जाफराबादी बी से मैच हो रहा है यानी कि एक मैच हो रहा है बी से, तो एक बी से यहाँ 2 जगह, ये तो कैंसिल हो गए। नेक्स्ट देखो, महसाना मैच हो रहा है सी से यानी कि 2 को मैच करना है सी से, तो 2 मैच हो रहा है सी से, ये तो गलत हो गया। तो आंसर ये है 3 ए से मैच हो रहा है और 4 डी से मैच हो रहा है, ये आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे,
डोर टू डोर मिल्किंग के लिए पंदरपुरी जो बफेलो ब्रीड है उसको जाना जाता है। डोर टू डोर मिल्किंग, मल्टीपल मिल्क लेट डाउन, और 30 से 40 मिनट तक मिल्किंग की जा सकती है इसमें। कॉपर कलर का बॉडी कोट किस में देखने को मिलता है? तो कॉपर कलर का बॉडी कोट देखने को मिलता है बधावरी में। नेक्स्ट, विच बफेलो ब्रीड इज नेटिव टू ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? ये जैसे माना इंडिया है, ठीक है, मैं ज्योग्राफी का तो बहुत बड़ा स्टूडेंट हूं नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है, ये है ईस्टर्न कोस्ट माना, ठीक है ना, ये पूरा क्या है? ईस्टर्न कोस्ट है, ये है ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट है ये, ठीक है। इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ की नेटिव ब्रीड है, एंड वेल अडेप्टेड टू लार्जेस्ट कोस्टल ब्रैकिस वाटर लेगून ऑफ एशिया, यानी कि खारे पानी की एक तरीके से सबसे बड़ी झील है एशिया की। तो खारे पानी की बड़ी झील है कौन सी? चिल्का। तो चिल्का लेक के नाम पर नाम पड़ गया चिल्का। तो सॉल्ट वाटर के लिए अच्छा एडेप्टेशन देखने को मिलता है, ठीक है, किसमें? चिल्का ब्रीड में। तो ईस्टर्न कोस्ट में देखने को मिलती है। और ओरिजिन कहाँ से हुई है चिल्का की? ओरिजिन हुई है ओडिशा से, ओडिशा से ओरिजिन है। नेक्स्ट देखेंगे, नेटिव ट्रैक ऑफ पूर्णाथड़ी बफेलो ब्रीड। तो पूर्णाथड़ी का नेटिव ट्रैक कहाँ है? महाराष्ट्र। ओरिजिन कहाँ से है पूर्णाथड़ी की? महाराष्ट्र से। नेक्स्ट देखेंगे, लिटरल मीनिंग ऑफ मुर्रा। मुर्रा का मतलब होता है कर्ल, यानी कि मुड़ा हुआ होना, जैसे टाइटली कर्ल हॉर्न होते हैं जलेबी लाइक। नेक्स्ट देखेंगे, बफेलो ब्रीड विद सिक्किल शेप हॉर्न। हसिया की तरह, दरांती की तरह हॉर्न होते हैं, और 2 वाइट बैंड होते हैं अराउंड द नेक एंड ब्रिस्केट। ये करेक्टर है किसका? सूरती का, सूरती का करेक्टर है। नेक्स्ट देखेंगे, सिंथेटिक कैटल ब्रीड ऑफ इंडिया। इंडिया की सिंथेटिक कैटल ब्रीड है फ्रिसवॉल और हॉलिस्टन फ्रीसियन, और साहिवाल का क्रॉस है ये एक तरीके से, ठीक है। और हमने पढ़ा है हॉलिस्टन फ्रीसियन के 62.5% करेक्टर हैं और साहिवाल के 37.5% करेक्टर हैं। तो फ्रिसवाल इंडिया की फर्स्ट सिंथेटिक कैटल ब्रीड है। बफेलो ब्रीड ओरिजिनेटेड फ्रॉम उड़ीसा। उड़ीसा से जिसकी ओरिजिन हुई है वो बफेलो ब्रीड कौन सी है? तो देखो, नागपुरी, पंदरपुरी, मराठवाड़ी ये तो महाराष्ट्र से हैं, सूरती, महसाना ये गुजरात से, जाफराबादी, ठीक है, और बन्नी ये भी गुजरात से। सूरती, महसाना, जाफराबादी, बन्नी ये तो हो गई गुजरात से, ठीक है। चिल्का, मंडा और कालाहांडी ये हो गई ओडिशा से, ठीक है। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट, आउट ऑफ 21 रजिस्टर्ड ब्रीड ऑफ बफेलो, हाउ मैनी ब्रीड्स आर ऑफ वाटर बफेलो? टोटल जो 21 ब्रीड रजिस्टर्ड हैं उनमें से वाटर बफेलो की कितनी ब्रीड हैं? तो वाटर बफेलो की कितनी ब्रीड है? 20। और एक ब्रीड है स्वाम्प बफेलो की। स्वाम्प बफेलो की एक ही ब्रीड है और ब्रीड का नाम है लुइत। ओरिजिन हुई है असम, मणिपुर से। आंसर हो जाएगा 20, ठीक। नेक्स्ट, राठी इज ए मिक्सचर ऑफ। राठी मिक्सचर है रेड सिंधी, साहिवाल, थारपारकर और धानी ब्रीड का, ठीक है। नेक्स्ट, रिगार्डिंग इंडिजिनस कैटल ब्रीड विच स्टेटमेंट इज ट्रू। यानी कि इंडिया की जो जैबू कैटल हैं या देसी जो ब्रीड हैं उनसे रिलेटेड सेंटेंस पूछा गया है, कौन सा सेंटेंस ट्रू है? ओंगोल इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम महाराष्ट्र। ओंगोल की ओरिजिन महाराष्ट्र से नहीं हुई है, ओंगोल की ओरिजिन नेल्लोर ओंगोल आंध्र प्रदेश से हुई है। तो ये गलत हो गया, ओरिजिन कहाँ से हुई है? आंध्र प्रदेश से। कांकरेज इज नेटिव ब्रीड ऑफ कच्छ का रन, गुजरात। ये सही है सेंटेंस, ये सेंटेंस सही है। डियोनी इज ए ब्रीड ऑफ राजस्थान। डियोनी राजस्थान की ब्रीड नहीं है। रेड सिंधी इज डुअल पर्पज ब्रीड। रेड सिंधी डुअल पर्पज नहीं है, रेड सिंधी कैसी ब्रीड है? मिल्च ब्रीड है। तो ये सेंटेंस भी क्या हो गया? गलत। आंसर हो जाएगा कांकरेज नेटिव ब्रीड है कच्छ का रन, गुजरात से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एक्जोटिक कैटल ब्रीड? एक्जोटिक कैटल ब्रीड
से रिलेटेड कौन सा सेंटेंस करेक्ट नहीं है? ब्राउन स्विस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्विट्जरलैंड, ये सेंटेंस तो सही है, ब्राउन स्विस की ओरिजिन स्विट्जरलैंड से हुई है, स्विस से स्विट्जरलैंड। हॉलस्टन फ्रीसियन यानी कि एचएफ हैज हाईएस्ट लैक्टेशन यील्ड वर्ल्ड वाइड, ये ठीक है भाई, सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में कैटल ब्रीड में किस में हो रहा है? एचएफ में हो रहा है। जर्सी हैज लॉन्गेस्ट लैक्टेशन लेंथ, ये भी सही है, 365 डेज तक मिल्क प्रोडक्शन होता है, इसमें लैक्टेशन पीरियड है 365 डेज, ये सेंटेंस भी क्या है? सही है, तो ये भी सही है। आयरिश आयरे जो बीफ ब्रीड, आयरिश आयरे बीफ ब्रीड नहीं है, आयरिश आयरे डेयरी ब्रीड है, तो ये हो गया आंसर, ये आंसर हो गया, डेयरी ब्रीड है ये। नेक्स्ट, विच कैटल ब्रीड इज यूज फॉर जल्लीकट्टू इन तमिलनाडु? तमिलनाडु में जो पोंगल फेस्टिवल होता है, जिस दिन हमारे यहाँ मकर संक्रांति होती है राजस्थान में, उसी दिन तमिलनाडु में पोंगल फेस्टिवल, और पोंगल फेस्टिवल में एक स्पोर्ट होता है जिसको नाम देते हैं हम लोग जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू में जो ब्रीड काम में ली जाती है वो है पुल्लिकुलम, पुल्लिकुलम ब्रीड का बुल काम में लिया जाता है जल्लीकट्टू पे। नेक्स्ट, विच इज ट्रू अबाउट पुंगनूर कैटल ब्रीड? ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है पुंगनूर के बारे में? हाइट इज मोर देन वेचूर, हाँ ये बात सही है, पुंगनूर की हाइट जो है वो वेचूर से ज्यादा होती है, ये सेंटेंस सही है। ओरिजिनेटेड फ्रॉम केरला, पुंगनूर की ओरिजिन केरला से नहीं हुई है, पुंगनूर की ओरिजिन हुई है आंध्र प्रदेश से। यूज फॉर जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू के काम में पुल्लिकुलम ब्रीड को लिया जाता है। नॉन फॉर हाईएस्ट बीफ यील्ड, तो बीफ के पर्पज से इसको हम काम में ले ही नहीं रहे हैं, ठीक। तो आंसर हो गया फर्स्ट, यानी कि पुंगलूर जो है वो एक तरीके से सेकंड स्मॉलेस्ट ब्रीड है। फर्स्ट स्मॉलेस्ट ब्रीड अगर पूछी जाए तो हाइट वाइज सबसे छोटी हाइट जो है वेचूर की होती है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, वृंदावनी इज डेवलप्ड एट, वृंदावनी कैटल की क्रॉस ब्रीड है जिसको डेवलप किया गया IVRI इज्जत नगर में। किसका क्रॉस है वृंदावनी? HF, जर्सी, ब्राउन स्विस, और इसका क्रॉस कराया किसके साथ? हरियाणा के साथ। तो ब्राउन स्विस, जर्सी और HF का क्रॉस कराया हरियाणा के साथ, वृंदावनी क्रॉस ब्रीड डेवलप की गई IVRI इज्जत नगर के द्वारा। नेक्स्ट, असरसन रीजन है, साहिवाल ब्रीड को लोला कहा जाता है, क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स लूज स्किन, स्किन लूज होती है इसलिए बोलते हैं। तो असरसन और रीजन दोनों सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? असरसन का, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे, विच कैटल ब्रीड इज आल्सो नोन एज वडियार, वडियार किसे कहा जाता है? कांकरेज को बोलते हैं, ठीक है, वडियार बोलते हैं कांकरेज को। नेक्स्ट, क्रॉस ब्रीड को उनके क्रॉस से मैच कराना है, फ्रिसवाल, हॉलस्टन फ्रीसियन और साहिवाल का क्रॉस है, हॉलस्टन फ्रीसियन और साहिवाल का क्रॉस है। नेक्स्ट देखेंगे, सुनंदनी, ब्राउन स्विस और केरल की लोकल काऊ का क्रॉस है। जरसिंद, जर्सी और रेड सिंधी का क्रॉस है, जर्सी और रेड सिंधी का क्रॉस है। और जमैका होप, जर्सी, HF और साहिवाल का क्रॉस है, ठीक है। तो एक को मैच करना है बी से, एक मैच होगा बी से, ये दो तो कैंसिल ही हो गए। सुनंदनी मैच होगी, यानी कि दो मैच होगा सी से, दो मैच होगा सी से, तो यही आंसर हो गया। तीन मैच होगा ए से और 4 डी से, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, लॉन्गेस्ट लैक्टेशन अमॉन्ग इंडिजिनस ब्रीड, लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड तो पूछा है, लेकिन पूछा किस में है? इंडिजिनस ब्रीड में पूछा है, इंडिजिनस यानी कि इंडिया की जो ब्रीड है। तो देखो, लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड तो जर्सी में होता है 365 डेज, 365 डेज लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड है, लेकिन ये क्या है? ये तो एक्जोटिक ब्रीड है, तो ये तो आंसर जाएगा नहीं। आंसर क्या जाएगा? गिर, 325 डेज, और ये है इंडिजिनस ब्रीड, इंडिजिनस ब्रीड है ये, तो अपना आंसर हो जाएगा गिर, ये है आंसर, जर्सी आंसर नहीं है। और अगर यहाँ इंडिजिनस नहीं दिया होता तब आंसर जर्सी जाता, या एक्जोटिक पूछा गया होता तब जर्सी जाता। In which cattle breed first artificial insemination in India was carried out in 1939 by Dr. Sampath Kumaran, Palace Dairy Farm, Mysore, हेलीकर में?
और हेलिकर कैटल में HF का सीमन काम में लिया गया था। ब्रॉड कॉन्वेक्स और डोम शेप का फोरहेड होता है और हाफ मून शेप हॉर्न होते हैं। किस में देखने को मिलते हैं? गिर में। नेक्स्ट, राजस्थान बेस्ट ड्रॉट पर्पज कैटल ब्रीड। राजस्थान की जो सबसे बेहतर ड्रॉट पर्पज ब्रीड है वो कौन सी है? नागौरी है। इंडिया की पूछे तो अमृत महल है। नेक्स्ट, सॉरी, लायरे शेप हॉर्न। लायरे शेप किसको बोलते हैं? वीणा को। लायरे शेप हॉर्न यानी कि वीणा की तरह हॉर्न देखने को मिलते हैं किसमें? लायरे शेप हॉर्न टिपिकल करेक्टर है कांकरेज का, और ये देखने को मिलते हैं कांकरेज में और मालवी में, ये दोनों में देखने को मिलता है लायरे शेप हॉर्न। अब आप देखो किस तरीके के दिखते हैं लायरे शेप हॉर्न। ये तो है लायरे, वीणा, ठीक है, और ये है कांकरेज, ठीक, ये है कांकरेज। कांकरेज ब्रीड है, टिपिकल लायरे शेप हॉर्न कांकरेज में होते हैं। इसको इससे मैच करिए, आप देखो इस तरीके के हॉर्न, ठीक है। तो लायरे शेप हॉर्न टिपिकली पूछे एक ही ऑप्शन हो तब तो कांकरेज, और बाकी मालवी में भी देखने को मिलते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, कामधेनु ऑफ राजस्थान किसे कहा जाता है? कामधेनु ऑफ राजस्थान यानी कि राजस्थान की कामधेनु राठी को बोलते हैं। नेक्स्ट, विच कैटल ब्रीड इज आल्सो नोन एज मैसूर। मैसूर कैटल किसे कहा जाता है? हेलिकर को मेनली, अगर मैसूर सिनोनिम पूछा जाए तो हेलिकर का है। नेक्स्ट, बॉ शेप। बॉ शेप का मतलब होता है धनुष की तरह, धनुषाकार। बॉ शेप हॉर्न किस में देखने को मिलते हैं? खिल्लार में देखने को मिलता है, और खिल्लार की ओरिजिन कहाँ से हुई है? महाराष्ट्र से, ठीक है। तो खिल्लार में बॉ शेप हॉर्न देखने को मिलते हैं, ये है खिल्लार ब्रीड, ये ब्रीड है खिल्लार, ठीक है। और हॉर्न जो हैं ये हैं बॉ शेप, देखो धनुष की तरह, ये है धनुषाकार, ठीक है ना, ये बॉ शेप, ये हो गए बॉ शेप हॉर्न, ठीक है, खिल्लार में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कैटल ब्रीड का ग्रुप जिसे मैसूर टाइप कैटल बोलते हैं, ठीक है। देखिए वैसे तो मैसूर सिनोनिम पूछा जाए तो हेलिकर का होता है, ठीक, लेकिन मैसूर टाइप कैटल में कौन कौन सी ब्रीड आती हैं, ये जो क्वेश्चन है ये थॉमस शास्त्री सर की जो बुक है उसके मैटर के बेसिस पे दिया हुआ है, ठीक। मैसूर टाइप कैटल में अमृत महल आती है, हेलिकर, केंगायम, खिल्लार और बरगुर, ये आती हैं मैसूर टाइप कैटल में, ठीक है। अमृत महल और हेलिकर की ओरिजिन हुई है कर्नाटका से, केंगायम तमिलनाडु, खिल्लार महाराष्ट्र, ठीक है, और कर्नाटक, और बरगुर तमिलनाडु, ठीक। तो ये जो ब्रीड हैं ये आती हैं मैसूर टाइप कैटल में, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, विच ब्रीड इज अडेप्टेड टू हॉट क्लाइमेट इन अरावली फुटिल। अरावली जो रेंज है उसकी एक तरीके से सराउंडिंग एरिया में, बहुत ही गर्म एरिया में कौन सी ब्रीड एडेप्टेड है? तो वो है नारी, और नारी हमने पढ़ा है पाली सिरोही, राजस्थान से ओरिजिन है, और साबरकांठा और बनासकांठा, ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं किसके? गुजरात के, ठीक है। पाली ब्रीड हो गई किसकी? कैटल की ब्रीड है, कैटल ब्रीड है जो अरावली फुटिल्स में हाईली अडेप्टेड है, वो है नारी ब्रीड। नेक्स्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल एक्जोटिक डेयरी ब्रीड, मोस्ट ब्यूटीफुल है एक्जोटिक डेयरी ब्रीड कौन सी है? आयरिश है। नेक्स्ट,
लार्जेस्ट डेयरी कैटल ब्रीड, लार्जेस्ट डेयरी कैटल ब्रीड कौन सी है? होलिस्टन फ्रीसियन है, HF है। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट डेयरी कैटल ब्रीड, स्मॉलेस्ट डेयरी कैटल ब्रीड है जर्सी। डेयरी ब्रीड में या मिल्क ब्रीड में स्मॉलेस्ट पूछे तो जर्सी है। रैबिट ब्रीड विद रेड कलर ऑफ आई ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मेलेनिन पिगमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बोलिए, बताएंगे एक बार? 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ। 1 मिनट बेटा, पानी की बोतल है क्या? एक गिलास ले आओ। तो रेड कलर की आई किस में देखने को मिलती है भाई? न्यूजीलैंड वाइट में देखने को मिलती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जब हमने रैबिट ब्रीड पढ़ी थी तब भी डिस्कस किया था, ठीक, न्यूजीलैंड वाइट। नेक्स्ट देखेंगे, विच इज ट्रू अबाउट सोवियत चिंचिला रैबिट ब्रीड, सोवियत चिंचिला के रिगार्डिंग सही सेंटेंस कौन सा है? मीट पर्पज ब्रीड है, लार्ज ब्रीड है? लार्ज ब्रीड तो नहीं है, मीट पर्पज तो है, ठीक। शो ड्यूलैप और रफ, हाँ ये सेंटेंस सही है। इसमें ड्यूलैप या रफ देखने को मिलता है। ड्यूलैप हम लोग पढ़ते हैं कि स्किन का फोल्ड है, लूज फोल्ड है, ठीक है ना, हाँ ये देखने को मिलता है सोवियत चिंचिला में। नेक्स्ट देखेंगे, अबाउट अंगोरा रैबिट ब्रीड विच सेंटेंस इज ट्रू, तो रैबिट ब्रीड अंगोरा के बारे में कौन सा सेंटेंस सही है? तो अंगोरा लॉन्ग अंगोरा वूल प्रोड्यूस करता है, बाकी मीट ब्रीड नहीं है ये, नॉट सूटेबल फॉर वूल, वूल के लिए ही पालते हैं, तो ये सेंटेंस भी गलत हो गया। और अमेरिका से इसकी ओरिजिन हुई है, अमेरिका से नहीं हुई, अंगोरा टर्की से ओरिजिन हुई है, तो ये सेंटेंस भी क्या हो गया? गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसमें आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ रैबिट, रैबिट में मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री मेथड कौन सा है? ईयर टैटूइंग है। नेक्स्ट देखेंगे, न्यू बॉर्न ऑफ रैबिट यानी कि किट ओपन्स देयर आई अराउंड विच एज, यानी कि रैबिट में जो बच्चा है किट, वो अपनी आंखों को कब खोलता है? 10 to 14 डे पर। नेक्स्ट देखेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, हाई प्रोटीन डाइट इन रैबिट मे कॉज इनकम्प्लीट सीकोट्रोपी, अगर रैबिट में प्रोटीन डाइट हाई होगी तो इनकम्प्लीट सीकोट्रोपी होगी, और इनकम्प्लीट सीकोट्रोपी होगी तो रैबिट जो है वो सॉफ्ट फिशेस को ठीक से री इंजेस्ट नहीं कर पाएगा, और री इंजेस्ट नहीं कर पाएगा और प्रोटीन डाइट में ज़्यादा है, तो ये जो फीकल मैटर है ये एनस के अराउंड में एक तरीके से स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा। लो फाइबर और एक्सेस प्रोटीन डाइट इंक्रीज द डेवलपमेंट ऑफ स्टिकी बॉटम सिंड्रोम, ये तो सही है। अगर फाइबर डाइट हमने कम रखी, प्रोटीन डाइट रैबिट को ज़्यादा दी, तो इनकम्प्लीट सीकोट्रोपी होगी और उसकी वजह से स्टिकी बॉटम सिंड्रोम होगा। दोनों ही स्टेटमेंट क्या हैं? सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो कंप्लीट सीकोट्रोपी हो, इसके लिए क्या काम करना चाहिए? फाइबर डाइट में ज़्यादा होना चाहिए और प्रोटीन डाइट में लो होनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, दो स्टेटमेंट है, इन रैबिट कंसंट्रेट शुड बी फेड इन इवनिंग, पहली बात तो रैबिट में कंसंट्रेट इवनिंग में नहीं देना चाहिए, कब देना चाहिए? मॉर्निंग में। और रफेज इन इवनिंग, रफेज इन मॉर्निंग, ये मॉर्निंग की जगह कब देना चाहिए? इवनिंग में, उल्टा लिख दिया है, तो ये सेंटेंस तो क्या हो गया? गलत हो गया भाई। कंसंट्रेट रैबिट को मॉर्निंग में देना चाहिए और रफेज देना चाहिए इवनिंग में। सीकोट्रोपी इन रैबिट इज मोस्ट कॉमनली सीन ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग आवर्स, जल्दी सुबह सीकोट्रोपी देखने को ज्यादा मिलती है, ये सेंटेंस तो एकदम सही है। अगर नाइट टाइम भी ऑप्शन में हो और अर्ली इन द मॉर्निंग ऑप्शन में हो तो ज्यादा बेटर आंसर होगा अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक। तो एक ही सेंटेंस सही है, कौन सा? स्टेटमेंट सेकंड। नेक्स्ट देखेंगे, फीमेल रैबिट इज एबल टू ब्रेड विद इन 24 आवर्स ऑफ काइंडलिंग, यानी कि फीमेल रैबिट जैसे ही बच्चे को जन्म देती है
उसके 24 घंटे के भीतर भीतर ये दोबारा से कंसीव कर सकती है, ये दोबारा से ब्रीडिंग कर सकती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, एट व्हाट एज डज सीकोट्रॉपी टिपिकली स्टार्ट इन रैबिट। रैबिट जो है उसमें सीकोट्रॉपी की शुरुआत कब होती है, तो 3 वीक की एज से होती है। नेक्स्ट, ऑप्टिमल डायामीटर ऑफ रैबिट फीड पैलेट। फीड पैलेट जो है उसका डायामीटर पूछा गया है, तो 3 to 4 mm, ये तो डायामीटर है। और अगर उसकी लेंथ पूछी जाती तो 10 से 15 mm होती है लेंथ। ठीक। नेक्स्ट, एडल्ट रैबिट की वाटर रिक्वायरमेंट अप्रोक्सीमेट कितनी होती है पर डे, 1 लीटर, यानी कि एक एडल्ट रैबिट एक दिन में 1 लीटर पानी पीता है। नेक्स्ट, मैक्सिमम एज डिफरेंस बिटवीन फोस्टर डॉयज लिटर एंड फोस्टर्ड लिटर शुड बी, यानी कि मैक्सिमम जो डिफरेंस है एज का, एक तो उन बच्चों की एज में जो फोस्टरिंग के लिए लाए गए हैं, और एक जो फोस्टर मदर है उसके खुद के बच्चों की एज के बीच में डिफरेंस 48 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम डिफरेंस 48 आवर का चल सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, खुंडी इज सिनोनिम ऑफ। खुंडी किसे बोलते हैं, मुर्रा को। खुंडी, कुन्नी, दिल्ली बफेलो मुर्रा के नाम है। और नीली रावी को क्या बोलते हैं, पंच कल्याणी, पंचभद्रा, पंचरत्ना। ठीक है। नेक्स्ट, ऑप्टिमम टाइम टू डू प्रेगनेंसी डायग्नोसिस बाय पाल्पेशन इन रैबिट। रैबिट में पाल्पेशन टेक्निक से प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करने का ऑप्टिमम टाइम क्या है, तो ऑप्टिमम टाइम है 10 to 14 डे। मिनिमम एज फॉर वीनिंग। रैबिट की के लिए वीनिंग की एज होती है 4 to 6 वीक ऑफ एज। अब इसमें मिनिमम पूछ रहा है, तो मिनिमम क्या हो जाएगा, 4 वीक ऑफ एज। नेक्स्ट देखेंगे, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग सीकोट्रॉपी इन रैबिट। ट्रू सेंटेंस पूछा है, इट इज डन मेनली ड्यूरिंग डे, ये सेंटेंस तो गलत है, डे टाइम पर सीकोट्रॉपी नहीं होती है। इन्वॉल्व ईटिंग ऑफ हार्ड फिशेस, हार्ड फिशेस को नहीं खाता है, सॉफ्ट फिशेस को खाता है। इट इन्वॉल्व री इंजेक्शन ऑफ सॉफ्ट पैलेट डायरेक्टली फ्रॉम एनस विदाउट एनी मेस्टिकेशन, ये सेंटेंस सही है। यानी कि रैबिट क्या काम करता है, ये री इंजेस्ट करता है सॉफ्ट फिशेस को बिना किसी मेस्टिकेशन के, डायरेक्टली कहां से, एनस से। इट अकर्स ओनली इन फीमेल रैबिट, ऐसा तो नहीं है, मेल फीमेल का तो इसमें कोई मुद्दा ही नहीं है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। डॉय यानी कि एडल्ट फीमेल रैबिट फीड हर न्यूबॉर्न वंस इन 24 आवर, यानी कि 24 घंटे में माँ एक बार फीडिंग कराती है बच्चे को रैबिट में। नेक्स्ट देखेंगे, एज ऑफ फर्स्ट सर्विस इन रैबिट। रैबिट में फर्स्ट सर्विस की एज होती है 4 to 6 मंथ। नेक्स्ट देखेंगे, रीइंजेस्टेड सॉफ्ट पैलेट यानी कि जो जिसको हम सीकोट्रॉप कहते हैं, इज रिच इन, यानी कि जो सीकोट्रॉपी की जा रही है, जो सॉफ्ट पैलेट रीइंजेस्ट किए जा रहे हैं, उसमें क्या क्या चीजें ज्यादा होती हैं। माइक्रोबियल प्रोटीन रिच होती है, वोलेटाइल फैटी एसिड ज्यादा होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रिच होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल दी अबव, यानी कि जो सीकोट्रॉप है उसमें ये सब चीजें ज्यादा होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, मोस्ट वाइडली यूज्ड रैबिट ब्रीड फॉर मीट प्रोडक्शन थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड कौन सी ब्रीड है जो मीट प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा काम में ली जाती है, वो है न्यूजीलैंड व्हाइट। नेक्स्ट देखेंगे, ब्लू ग्रे रैबिट विद व्हाइट बैली, व्हाइट बैली के साथ ब्लू ग्रे रैबिट कौन सा है, तो कौन सा है भाई, सोवियत चिंचिला है। ठीक है ना, कौन सा है, सोवियत चिंचिला। लिखेंगे एक बार इसको, ये कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, हार्ड पैलेट या हार्ड फिशेस इन रैबिट इज मेड अप ऑफ। रैबिट में जो हार्ड फिशेस होती है वो लार्ज पार्टिकल मेड अप ऑफ लिग्नोसेल्यूलोज। जो लार्ज पार्टिकल होते हैं लिग्नोसेल्यूलोज, वो तो हार्ड पैलेट बनाते हैं या हार्ड फिशेस बनाते हैं, और स्मॉल और सॉल्युबल पार्टिकल होते हैं फीड पार्टिकल, वो कन्वर्ट होते हैं किसमें, सॉफ्ट फिशेस में। नेक्स्ट देखेंगे, रैबिट कंज्यूम ड्राई मैटर एट द रेट ऑफ 6 to 8% ऑफ देयर बॉडी वेट, यानी कि अपने बॉडी वेट का 6 to 8% ड्राई मैटर कंज्यूम करते हैं ये।
नेक्स्ट देखेंगे, इन ऑर्गेनाइज्ड रैबिट फार्मिंग व्हाट इज द हाइट ऑफ फीडर टू मिनिमाइज फीड कंटामिनेशन। फीड कंटामिनेशन को मिनिमाइज करने के लिए फीडर की हाइट कितनी होनी चाहिए, 5 से 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखेंगे, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रैबिट एज कंपेयर टू हेयर। हेयर के कंपैरिजन में रैबिट के बारे में कौन सा सेंटेंस सही है। रैबिट किट आर बॉर्न प्रिकॉशियल, प्रिकॉशियल बॉर्न नहीं होते, अल्ट्रेशियल बॉर्न होते हैं। हेयर आर मोर सोशियल देन रैबिट, ये सेंटेंस भी गलत है, रैबिट जो है वो ज़्यादा सोशियल है। रैबिट लिव इन ग्रुप एंड इन बरो, ये सेंटेंस सही है, ग्रुप में रहता है। और हेयर हैव शॉर्ट ईयर, शॉर्ट ईयर मैंने ईयर शॉर्टर होते हैं रैबिट में एज कंपेयर टू हेयर, तो ये सेंटेंस भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, सीकोट्रोपी इज आल्सो नोन एज स्यूडोरुमिनेशन, कोप्रोफेगिया और रिफेक्शन, आंसर हो जाएगा ऑल दी अबव। नेक्स्ट देखेंगे, विच इज ट्रू अबाउट रैबिट मीट। रैबिट मीट के बारे में कौन सा सेंटेंस सही है। रिच इन कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल से रिच नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट लो होता है इसमें, तो ये तो गलत हो गया। हाई इन प्रोटीन एंड लो इन फैट, ये सही है। नॉट रिकमेंडेड फॉर हार्ट पेशेंट, हार्ट पेशेंट के लिए रिकमेंड करते हैं, ये भी गलत हो गया। रेड कलर, रेड कलर नहीं होता है इसका, कैसा कलर होता है, पर्ली वाइट कलर होता है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ अल्फा अल्फा यानी कि रिजका या ल्यूसर्न, रैबिट कैन प्रोड्यूस 5 टाइम्स मोर मीट देन बीफ कैटल, यानी कि अगर जो ग्रीन फॉरेज है वो गिवन अमाउंट में दिया जाए, बीफ कैटल को भी दिया जाए, रैबिट को भी दिया जाए, तो रैबिट बीफ कैटल के कंपैरिजन में उस फॉरेज को मीट में कन्वर्ट करने की जो कैपेसिटी है वो उसमें 5 टाइम्स ज़्यादा होती है। आंसर क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स। नेक्स्ट देखेंगे, विच इज ए कॉन्स्टेंट इन रैबिट फार्मिंग, यानी कि रैबिट फार्मिंग का ड्रॉबैक क्या है, कमी क्या है। देयर इज एन ऑर्गेनाइज मार्केट फॉर रैबिट मीट, भाई ऑर्गेनाइज मार्केट अगर होगा तो ये कमी थोड़ी है, ये तो फायदा है, गलत हो गया। देयर इज एन ऑर्गेनाइज रैबिट स्लॉटर हाउस या स्लॉटर सेक्टर, अगर स्लॉटर हाउस या स्लॉटर सेक्टर ऑर्गेनाइज होंगे तो ये कमी थोड़ी है, ये तो अच्छी बात है, ये भी गलत हो गया। सरप्लस टेक्निकल नॉलेज इज अवेलेबल, अगर टेक्निकल नॉलेज अगर सरप्लस में ज़्यादा है तो ये कमी नहीं है, ये तो एडवांटेज है, तो ये भी गलत हो गया। मोस्ट मीट कंज्यूमर सी रैबिट एज ए पैट, यानी कि जो लोग ज़्यादातर जो मीट को कंज्यूम करते हैं वो रैबिट को एज ए पैट एनिमल मानते हैं, तो कि भाई घर में पेट एनिमल के तौर पे पाल रहे हैं तो उसको काट के खाएंगे थोड़ी, तो ये है ड्रॉबैक, ये ड्रॉबैक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको एज ए पेट एनिमल पालते हैं। करेक्ट सेक्स रेशो इन केस ऑफ रैबिट, रैबिट में करेक्ट सेक्स रेशो क्या होता है, 1:10, यानी कि एक तो क्या हो गया मेल और 10 क्या हो गई फीमेल, ये है। नेक्स्ट देखेंगे, मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ प्रेगनेंसी डायग्नोसिस इन रैबिट, रिलायबल मेथड प्रेगनेंसी डायग्नोसिस का कौन सा है, पाल्पेशन टेक्निक है। विच बफेलो ब्रीड इज नोन एज दिल्ली बफेलो, दिल्ली बफेलो खुंडी कुन्नी किसे बोलते हैं, मुर्रा को बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जूलॉजिकल नेम ऑफ रैबिट, रैबिट का जूलॉजिकल नेम है ओरिक्टोलेगस क्यूनिकुलस, ये आंसर हो गया अपना। लेपस निग्रिकोलिस, ये नाम है किसका, हेयर का, ठीक है। केविया पोर्सेलस, ये नाम है गिनी पिग का, गिनी पिग का। और मीजोक्राइसेटस ओरेटस, ये नाम है हैमस्टर का, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लेंगे, लेबोरेटरी एनिमल हमारे एलपीएम के सिलेबस में नहीं है, फिर भी इसको एक बार लिख लीजिए आप। लिख लिया भाई सबने, हाँ आगे बढ़े। नेक्स्ट देखेंगे, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम लेपस निग्रिकोलिस में, यानी कि हेयर में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 48 होता है, 46 होता है ह्यूमन में, रैबिट में कितना होता है, 44 होता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन रैबिट, रैबिट में एक्ट ऑफ पार्चुरेशन को क्या बोलते हैं, काइंडलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, रैबिट के हाउस के लिए टर्म आती है क्या, रैबिट्री,
नेक्स्ट, रैबिट के मीट को क्या बोलते हैं? गैम। इसी को बोलते हैं वाइट मीट या पर्ली वाइट मीट। कुछ जगह नॉर्मल वाइट मीट लिखते हैं और जीसी बनर्जी जो हैं वो इसको पर्ली वाइट मीट बोलते हैं, यानी कि वाइट मीट तो है लेकिन वाइट में भी कैसा है? चमकदार एकदम। ये तो आंसर हो ही गया अपना, ठीक है। वेनिसन किसको बोलते हैं? डियर मीट को। हिरण वगैरह का जो मीट होता है उसको वेनिसन बोलते हैं। चेवेलिन हॉर्स मीट को बोलते हैं, और बीफ बोलते हैं काऊ के मीट को, ठीक है। तो गैम आंसर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, एक बार नोट कर लीजिए चाहे तो। हाँ, आगे बढ़े। एवरेज लिटर साइज कितनी होती है? 6 to 8, यानी कि रैबिट ऑन एन एवरेज कितने बच्चे एक साथ पैदा करता है? 6 to 8 लीटर साइज हो गई। मोस्ट कॉमन फीडिंग इन रैबिट। रैबिट मोस्ट कॉमनली कैसी फीडिंग करता है? नॉक्टर्नल फीडिंग करता है। नॉक्टर्नल का मतलब मेनली नाइट टाइम पे। डायूर्नल का मतलब होता है डे टाइम। रैबिट में मेनली जो फीडिंग होती है वो होती है नॉक्टर्नल फीडिंग। आंसर हो गया ये। नेक्स्ट देखेंगे, गेस्टेशन पीरियड कितना है? 30 से 32 डेज। नेक्स्ट, रैबिट इज एन इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर। इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर क्यों बोल रहे हैं? इंड्यूस्ड को ही बोलते हैं रिफ्लेक्सिव ओव्यूलेटर। रिफ्लेक्सिव ओव्यूलेटर का मतलब हो गया ऐसा कोई भी एनिमल जिसमें कॉपुलेशन इंड्यूस करता है ओव्यूलेशन को, यानी कि अगर कॉपुलेशन कोइटस या मैटिंग नहीं होती है तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, ठीक है। इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर है। इन ऑर्गेनाइज्ड रैबिट फार्म फीडिंग ऑफ कंसंट्रेट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पैलेट फॉर्म। कंसंट्रेट फीडिंग किस फॉर्म में करानी चाहिए? पैलेट की फॉर्म में करानी चाहिए। और इस पैलेट का डायमीटर आपसे पूछा जाए तो ये हमने अभी सेंटेंस में भी देखा है, 3 to 4 mm। और अगर इसकी लेंथ पूछी जाए, पैलेट की लेंथ पूछी जाए तो 10 से 15 mm। नेक्स्ट देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड हॉर्स ब्रीड इन इंडिया। तो आज जिस दिन हम ये वीडियो जो है बना रहे हैं या पेपर को सॉल्यूशन कर रहे हैं तो उस डे के हिसाब से 8 हैं, टोटल 8। प्रिकोशियल यंग वन विद ओपन आई एंड एबिलिटी टू मूव इज ट्रू फॉर। प्रिकोशियल यानी कि जो बच्चा पैदा हुआ उसकी आंखें जन्म के टाइम पर ही खुली हुई थी और वो चलना शुरू कर देता है। ऐसा देखने को मिलता है किसमें? हेयर में। और रैबिट में अल्ट्रेशियल होता है, यानी कि आंखें ओपन नहीं होती, क्लोज होती हैं बर्थ के टाइम पर। प्रेग्नेंट डॉय शुड ट्रांसफर टू काइंडलिंग बॉक्स एट 27 से 28th डे आफ्टर मैटिंग। 27 से 28वें दिन ट्रांसफर करनी है। नेक्स्ट देखेंगे, रैबिट के अंदर पेल्ट किसको बोलते हैं? पेल्ट बोलते हैं रैबिट की स्किन को, और फर बोलते हैं वूल को। नेम फॉर 10 to 12 वीक मार्केट रेडी रैबिट। मार्केट के लिए जो रेडी है रैबिट उसके लिए टर्म क्या आती है? फ्रायर आती है। नेक्स्ट देखेंगे, न्यू बॉर्न बेबी ऑफ हेयर। हेयर जो है उसके न्यू बॉर्न बेबी को क्या बोलते हैं? लेवरेट बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ए स्लिट लाइक अपर्चर इज रिवील्ड व्हेन वेंट एरिया ऑफ रैबिट इज जेंटली प्रेस्ड, इट इंडिकेट रैबिट इज फीमेल। अगर वेंट एरिया को प्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है और उसमें हमें एक स्लिट लाइक अपर्चर दिखता है, यानी कि एक होलो ओपनिंग दिखती है तो वो फीमेल है। और एक सिलेंड्रिकल टिप जैसी स्ट्रक्चर दिखती है तो वो मेल है। ये सेक्सिंग का टॉपिक है एक्चुअली में। नेक्स्ट देखेंगे, मोस्ट सुटेबल एज ऑफ सेक्सिंग इन रैबिट। तो रैबिट में सेक्सिंग की एज पूछी जाए, चाहे वीनिंग की एज पूछी जाए, चाहे टैटूइंग की एज पूछी जाए, 4 to 6 वीक होती है। नेक्स्ट, यूट्राइन हॉर्न आर एब्सेंट इन यूटरस ऑफ। यूट्राइन हॉर्न किस में एब्सेंट होते हैं? ह्यूमन में एब्सेंट होते हैं, सिंपल यूटरस जिसमें होता है। इनरमोस्ट लेयर ऑफ यूटरस इन काउ। काउ के यूटरस में इनरमोस्ट लेयर कौन सी होती है? एंडोमेट्रियम। देखिए यूटरस की 3 लेयर होती हैं। इनरमोस्ट होती है एंडोमेट्रियम, ये है इनरमोस्ट एंडोमेट्रियम। फिर है मायोमेट्रियम और सबसे आउटर है पेरीमेट्रियम, ये आउटर मोस्ट है।
आउटर लेयर, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो है ये हम इसको बोलते हैं यूट्राइन मसल, इस यूट्राइन मसल। ऑक्सीटोसिन एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन इसी यूट्राइन मसल में कॉन्ट्रैक्शन कराता है मायोमेट्रियम में, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, विच इज ट्रू अबाउट रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ कैटल। इस्थमस इज द डिस्टल पार्ट ऑफ ओविडक्ट। इस्थमस जो है वो ओविडक्ट का डिस्टल पार्ट है। प्रोक्सिमल डिस्टल समझते हैं, प्रोक्सिमल मतलब पहला, डिस्टल मतलब बाद का। तो प्रोक्सिमल पार्ट क्या है, देखो ये माना ओवेरी है, ठीक है, और यहां माना क्या है, यूटराइन हॉर्न या यूटरस मान लो ये। तो ये हो गया इनफंडिबुलम, ये हो गया एम्पुला, और ये हो गया इस्थमस। अब ये कौन सा पार्ट है, ये है प्रोक्सिमल पार्ट, और ये है डिस्टल पार्ट। भाई प्रोक्सिमल डिस्टल तो जनरल टर्म है। जैसे अगर मैं इस हाथ की बात करूं तो ये प्रोक्सिमल एंड हो गया, ये डिस्टल हो गया। शुरुआत अगर हम यहां से करते हैं तो, ठीक है। इसी तरीके से ये जो हिस्सा है ऊपर से नीचे की ओर जाए तो ये प्रोक्सिमल, नीचे की ओर डिस्टल, ठीक। तो प्रोक्सिमल एंड पर तो है इनफंडिबुलम और डिस्टल एंड पर है इस्थमस। तो इस्थमस इज डिस्टल पार्ट ऑफ ओविडक्ट, ये सेंटेंस सही है। बाकी देखेंगे, इनफंडिबुलम इज अटैच्ड टू यूटराइन हॉर्न। यूटराइन हॉर्न से इनफंडिबुलम नहीं जुड़ता है, इस्थमस जुड़ता है, तो ये गलत हो गया। यूटराइन हॉर्न आर एब्सेंट इन कैटल। यूटराइन हॉर्न कैटल में तो होते ही हैं। सर्विक्स इज प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट। सर्विक्स ओविडक्ट का पार्ट नहीं है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे, एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ ओवेरी। ओवेरी का एक्सोक्राइन फंक्शन है रिलीज ऑफ ओवा इनटू ओविडक्ट। ओवेरी ओवा को रिलीज करती है ओविडक्ट में, ब्लड में रिलीज नहीं करती है, ओविडक्ट में कर रही है। और सिक्रेशन के बाद कोई भी प्रोडक्ट जो है वो डक्ट के थ्रू जा रहा है, तो डक्ट एक तरीके से देखने को मिलती है किसमें, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में, और डक्टलेस होती है एंडोक्राइन। हार्मोन जब सिक्रेट होंगे तो वो तो सीधे ब्लड में जाएंगे, वो तो एंडोक्राइन फंक्शन हो गया। और ओवा जो रिलीज होगा वो ओविडक्ट में जा रहा है, वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा रहा डायरेक्टली, तो वो एक्सोक्राइन फंक्शन है, ये है एक्सोक्राइन फंक्शन। एंड सिक्रेशन ऑफ हार्मोन डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, ये है एंडोक्राइन फंक्शन, ये एंडोक्राइन फंक्शन है। तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट देखेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इन काउ यूटराइन हॉर्न इज लॉन्गर देन बॉडी। काउ के अंदर यूटराइन हॉर्न लॉन्गर होते हैं देन बॉडी, ये सेंटेंस तो सही है। काउज हैव बाइकॉर्नुएट यूटरस, ये भी सही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, असर्सन रीजन का है ओवेरी इज ए मिक्स ग्लैंड, ये बात ठीक है। ओवेरी परफॉर्म बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। ओवरी में एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शन होते हैं। भाई एक्सोक्राइन तो ओवा को रिलीज कर रही है, वो डायरेक्टली किस में जा रहा है, ओविडक्ट में, एक्सोक्राइन फंक्शन है। और हार्मोन रिलीज करती है ओवेरी, ये क्या है, एंडोक्राइन फंक्शन है। तो असर्सन रीजन दोनों सही हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा इन रूमिनेंट। रूमिनेंट में प्लेसेंटा की फंक्शनल यूनिट क्या है, प्लेसेंटोम है, और प्लेसेंटोम मिलकर बना होता है कोटिलेडन और करंकल से। नेक्स्ट देखेंगे, काऊ के अंदर कितने प्लेसेंटोम होते हैं, प्लेसेंटा में 70 to 120। प्लेसेंटोम पूछा जाए तो 70 से 120, कोटिलेडन पूछा जाए तो भी यही, और करंकल की संख्या पूछी जाए तो भी यही। नेक्स्ट देखेंगे, एंडोमेट्रियम ऑफ रूमिनेंट कंटेन मशरूम लाइक नॉन ग्लैंडुलर प्रोजेक्शन नॉन एज। मशरूम लाइक नॉन ग्लैंडुलर प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, करंकल बोलते हैं। और करंकल क्या है, ये प्लेसेंटोम का मैटरनल पार्ट है, मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटोम, यानी कि प्लेसेंटोम में माँ की तरफ का जो पार्ट है वो है करंकल, और फीटल पार्ट जो है, फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटोम, प्लेसेंटोम का जो फीटस का पार्ट है वो है कोटिलेडन। और कोटिलेडन और करंकल मिलकर बना देते हैं प्लेसेंटोम, और 70 से 120 प्लेसेंटोम मिलकर बना देते हैं प्लेसेंटा, ठीक। तो पूछा गया है क्या, एंडोमेट्रियम में जो मशरूम लाइक प्रोजेक्शन निकली हुई रहती हैं वो है करंकल। रूमिनेंट के यूट्रस में एंगल बिटवीन बॉडी एंड हॉर्न, हॉर्न और बॉडी के बीच का एंगल भाई 45 डिग्री का एंगल होता है, ये
45 डिग्री का एंगल है, और मेयर में पूछा जाए तो 90 डिग्री। पार्ट ऑफ यूटराइन ट्यूब, यूटराइन ट्यूब किसको बोलते हैं? ओविडक्ट को। पार्ट ऑफ यूटराइन ट्यूब हैविंग फनल शेप स्ट्रक्चर एंड लोकेटेड एट ओवेरियन एंड, ओवेरी की तरफ फनल शेप स्ट्रक्चर किसकी है? इनफंडिबुलम की है। नेक्स्ट, इन कैटल विच ओवेरी इज मोर एक्टिव एंड मोर फंक्शनल, तो कैटल में राइट साइड की ओवेरी मोर फंक्शनल होती है, मोर एक्टिव होती है। पार्ट ऑफ ब्रॉड लिगामेंट दैट सपोर्ट द यूटराइन ट्यूब, यूटराइन ट्यूब का मतलब ओविडक्ट, ओविडक्ट को सपोर्ट करने वाला ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट क्या कहलाता है? मीजोसाल्फिंक्स, ये आंसर हो गया। और जो यूटरस को सपोर्ट करे वो ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट मीजोमेट्रियम, और जो ओवेरी को सपोर्ट करे वो ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट क्या कहलाएगा? मीजोवेरियम। नेक्स्ट, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन कैटल, एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पर फर्टिलाइजेशन होता है। वी शेप का यूटरस किस में देखने को मिलता है? बीच में देखने को मिलता है। शेप ऑफ ओवेरी इन सॉ, यानी कि पिग के अंदर ओवेरी की शेप बंच ऑफ ग्रेप्स या मलबेरी शेप। नेक ऑफ बॉम्ब किसे बोलते हैं? नेक ऑफ बॉम्ब बोलते हैं सर्विक्स को, ठीक है। टी शेप यूटरस किस में देखने को मिलता है? मेयर में। नेक्स्ट, यूटरस को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉम्ब बोलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, हैन के अंदर कौन सी ओवेरी जो है वो फंक्शनल होती है? तो हैन के अंदर ओनली लेफ्ट साइड की ओवेरी और लेफ्ट साइड की ओविडक्ट ही फंक्शनल होती है। तो इस तरीके से जो हमारा जो पोर्शन था सब्जेक्ट का वो तो कंप्लीट होता है, और फिर ज्योग्राफी वाले सर आपको ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करवाएंगे। चलिए, थैंक यू। हाँ जी, सभी को नमस्कार। पेपर सॉल्यूशन देखेंगे हम। पहला जो प्रश्न है आपका वो है कि राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है। कई बार क्या होता है कि दो ऑप्शन में आंसर डाल देता है, लेकिन एक में क्रम से डालेगा, एक में क्रम से नहीं डालेगा, तो क्रम से पूछा है इसने। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले किसकी बात की है? क्षेत्रफल की, एरिया और फिर पॉपुलेशन बतानी है। तो क्षेत्रफल 61, पॉपुलेशन 40, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, 61.11, जिस पर हम 40% पॉपुलेशन पढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक स्थित संभागीय मुख्यालय, नजदीक का मतलब वही है टच जो हो रहा हो, वैसे जिला जो है उसमें संभागीय मुख्यालय बीकानेर है। जोधपुर ना तो जिला ही टच होता है ना संभागीय मुख्यालय टच होता है। तो आपको इसमें आंसर जो दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या देना पड़ेगा? बीकानेर संभाग मुख्यालय, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का जिला कौन सा है? अब इसने पाकिस्तान का जिला पूछा है। पहले किसी जमाने में बहावलपुर लगता था, हमें वर्तमान के अकॉर्डिंग जवाब देना है, तो वर्तमान में कौन लगाएगा? बहावलनगर। और सबसे छोटी पूछ लेता, सबसे छोटी, तो वो आपको पता है उमरकोट, ये सबसे छोटी बनाता है। प्लाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? तो प्लाया झीलें जो खारे पानी की झीलें हैं पश्चिमी राजस्थान के अंदर, यानी ये कौन से भौतिक प्रदेश का भाग है? तो आपको सामने नजर आ रहा है, इसमें आंसर हो जाएगा थार का मरुस्थल, यानी कि थार डेजर्ट। अरावली, हाड़ौती और पूर्वी मैदान इसका आंसर नहीं होगा। निम्न में से थार मरुस्थल में ढांड के नाम से कौन जाना जाता है? ये प्रश्न आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको डाला है। अब ढांड जो शब्द है आपको पता होना चाहिए, नखलिस्तान नहीं है। बालुका स्तूपों में गर्त, उत्सुत बेसिन और मरुस्थल में प्लाया। तो आपको इतना पता है कि बालुका स्तूपों में जो गर्त होता है, नीचा भाग होता है, उसको ढांड भी बोल देते हैं, रन भी बोल देते हैं, टाट भी बोल देते हैं, तल्ली भी कह देते हैं। अंतर इतना सा है कि तल्ली में पानी नहीं होता है, रन या टाट में या ढांड में पानी भर जाता है। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार तल्ली ही ऑप्शन में पूछ रहा है, वो कह रहा है कि बालुका स्तूपों के मध्य में जो अस्थायी झीलें बनती है उसको क्या कहते हैं, तो जो ऑप्शंस हैं उसमें तल्ली ही मैच हो रहा है, तो अपन तल्ली भी कई बार आंसर कर देते हैं। तो यहां राइट आंसर कौन सा होगा? बी, बालुका स्तूपों में गर्त है ये, थ्रो इन द सैंड ड्यून। नागौरी उच्च भूमि की औसत ऊंचाई कितनी है या कौन सी है? तो नागौरी अपलैंड जब हम पढ़ते हैं शेखावाटी प्रदेश के अंदर, तो मैंने बताया था कि ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, और इसमें जो अपन राइट आंसर लेंगे वो 300 से 500 मीटर, ये आपका राइट आंसर होगा। नागौरी उच्च भूमि की औसत हाइट है ये, जहां खारे पानी की झीलें अधिक मात्रा में मिलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर में सम्मिलित नहीं है?
इसका भाग नहीं है राजस्थान बांगर का। तो यहां अगर हम बात करें तो बांगर का मतलब तो क्या हुआ, शेखावाटी प्रदेश, यानी कि थार का मरुस्थल, ये थार के हिस्से हैं। अब देखो नमकीन झीलें शेखावाटी मिलती है, आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है, गौड़वार प्रदेश भी थार का हिस्सा है। हालांकि बांगर प्रदेश अपन किसको बोलते हैं, शेखावाटी को बोलते हैं, लेकिन यह जो प्रश्न की प्रकृति है उसमें इसको थार से कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी ये विशेषताएं हम थार की कर रहे हैं, थार डेजर्ट। तो गौड़वार प्रदेश यानी लूनी बेसिन थार का हिस्सा है। आंतरिक प्रवाह मैदान जो प्लेन ऑफ द इंटरनल ड्रेनेज है, यानी सबसे बड़ा आंतरिक बहाव शेखावाटी का है। सॉल्ट लेक्स हैं यहाँ पर, खारे पानी की झीलें हैं। लेकिन जो छप्पन का मैदान है ये ईस्टर्न प्लेन का हिस्सा है, जो राजस्थान के दक्षिण में पाया जाता है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का भाग छप्पन का मैदान है, जिसको माही नदी बनाती है। इसीलिए आपका सही विकल्प कौन सा होगा, डी होगा यहाँ पर। चलें, कौन सी राजस्थान के मरुस्थल की विशेषता है, यानी मरुस्थल डेजर्ट की विशेषता पूछी है इसने। तो अति शुष्क दशाएं हैं, एक्सट्रीमली एरिड कंडीशंस हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है वर्षा परसेंट यहाँ कम रहता है। यहां पर दे रखा है तापमान का अतिरिक्त एक्सट्रीम टेम्परेचर्स यहां रहता है, तापमान बहुत ज्यादा आपको मिलेगा यहां पर। यहां दे रखा है उच्च औसत वार्षिक वर्षा, ये बात तो गलत है। कम तथा छितरा हुआ वनस्पति आवरण, तो कम मिलेगी वनस्पति और वो भी बिखरी हुई मिलेगी, दूर दूर आपको वनस्पति आवरण मिलेगा। जीरोफाइटस जैसी यहां पर आपको क्या मिलेगी, वनस्पति। इसका मतलब है कौन सी विशेषता है, इसमें एक विशेषता मैच नहीं हो रही, वो है उच्च औसत वार्षिक वर्षा। वर्षा तो कम होती है यहाँ पर। तो 1 2 4, अब 1 2 4 हम देखेंगे तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 3 है, 1 2 4 राइट आंसर आपका कौन सा हो गया इसमें, ए राइट आंसर 1 2 4। चलिए, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है, ये देखें आप, फ्री फ्रॉम सैंड ड्यून, यानी कि चट्टानी मरुस्थल। मैं जब पढ़ा रहा था तब मैंने आपको कहा था कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जो भी है, सैंड ड्यून फ्री ट्रैक जो भी है, उसमें सीधे यही प्रश्न आता है। अब ऑप्शन देखें, शेरगढ़ सिर्फ, ओसियाम ले सकते हैं लेकिन शेरगढ़ डाल दिया, बायतन चौटन डाल दिया, वैसे करेक्ट ही लिख दिया ना यहाँ पर, फलौदी और पोखरण। ये आपका बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंदर आने वाला क्षेत्र है। लाठी सीरीज क्या है, ये भी अच्छा प्रश्न है। अब लाठी सीरीज क्षेत्र की 3 विशेषताएं हम पढ़ते हैं। सेवड़ घास की पट्टी है, वन संरक्षण कार्यक्रम नहीं है, भूमिगत जल पट्टी है बिल्कुल, जिप्सम की खान नहीं है। मैंने ये कहा था कि जब विकल्प में ये तीनों हो, सेवड़ घास के मैदान, जल पट्टी और खनिज पट्टी, और अगर डी पे उपरोक्त सभी लिख देता है तो हम सभी आंसर कर देंगे। लेकिन अब डी पे उपरोक्त सभी है नहीं, तो आपको यहां राइट आंसर कौन सा देना पड़ेगा, भूमिगत जल पट्टी, अंडरग्राउंड वाटर बेल्ट है ये, इसीलिए आपको राइट आंसर ये चुनना पड़ेगा। जहां मैंने आपको बताया था कि चांदन नलकूप इस अंडरग्राउंड वाटर बेल्ट के अंदर लगा हुआ है, जिसको हम थार का घड़ा भी या मटका भी बोलते हैं। तो राइट आंसर भूमिगत जल पट्टी। चलिए, निम्न में थार मरुस्थल के भाग हैं, ऐसा ही एक प्रश्न पहले भी आया हुआ है, उसी प्रकृति का प्रश्न यह है। गौड़वार प्रदेश है, शेखावाटी प्रदेश है, अब नाली प्रदेश, घग्गर का मैदान। तो घग्गर का मैदान, शेखावाटी, गौड़वार, ये सब थार के हिस्से हैं। लेकिन जो बनास का मैदान है ये राजस्थान के पूर्वी मैदान में आता है, इसलिए इसमें भी आपका राइट आंसर कौन सा जाएगा, 1 2 और 4, ये करेक्ट आंसर है। इसका मतलब इसमें बनास का मैदान आंसर नहीं होगा। चलिए, लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक क्षेत्र का एक भाग है, लूनी बेसिन। बात वही होगी, जस्ट पिछले प्रश्न को अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो तो इसका आंसर आ जाएगा। लूनी बेसिन आपके पश्चिमी मरुस्थल का भाग है, थार के मरुस्थल का भाग है, कौन सा, लूनी बेसिन। तो राइट आंसर बी। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार डैश दिशा में हो रहा है, जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है राजस्थान में, तो ज्यादातर हवाएं पश्चिम से पूर्व चलती हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती हैं, अरावली की तरफ। अगर बाई चांस एरिया पूछता है तो ज्यादातर उसमें भी किधर हो रहा है, हरियाणा वाली साइड में ज्यादा हो रहा है, अरावली के उत्तरी हिस्से की तरफ। अरावली का मिड वाला हिस्सा टूटा हुआ है, ठीक है, तो वहां से भी पूर्वी मैदान की तरफ मरुस्थल बढ़ रहा है। तो आप देख लें, पूर्व से पश्चिम गलत हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व राइट होगा इसमें, वेस्ट टू ईस्ट। चलिए, राजस्थान की स्थानीय भाषा में प्रगतिशील रेत के टीलों को क्या कहा जाता है।
तो यहां पर मैंने आपको कहा था कि जो प्रोग्रेसिव सैंड ड्यून है, गतिशील जो बालू का स्तूप है, लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर बढ़ते रहते हैं, स्थान बदलते रहते हैं, उसमें बहुत सारे बालू का स्तूप आते हैं। लेकिन उसको बोलते क्या है प्रगतिशील बालू का स्तूपों को? तो धरियन या धरियान बोलते हैं। सबसे ज्यादा गतिशील बालू का स्तूप मैंने कहा था कौन से होते हैं? वो आपके होते हैं साहब बरखान। तो बरखान सबसे ज्यादा होते हैं, और गतिशील बालू का स्तूपों को धरियन या धरियान बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? अब आप यहां देखें, थार के मरुस्थल में कौन सी विशेषता नहीं है, यह देखना है आपको। यहां शुष्क, एरिड और सेमी एरिड कंडीशंस हैं, यह बात बिल्कुल सही है। यहां रेतीली मिट्टी है, यह बात भी सही है, ठीक है। सैंडी सॉइल कह लो या इसको एरिडो सोल कह लो, एक ही बात है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ नहीं मिलेंगे, ओनली सिरोही में मिलते हैं, माउंट आबू के अंदर। और यहाँ बालू के स्तूप पाए जाते हैं, बालू का स्तूप यहाँ बिल्कुल है, यही तो इसकी मूल विशेषता है। तो इसमें सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये बात बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही इसके अंदर। चलिए साहब, बाब बोल्डर्स किस युग से संबंधित हैं? तो बाब बोल्डर क्ले कार्बोनिफेरस काल जब हम पढ़ते हैं, और कहां पाए जाते हैं? ये फलौदी के अंदर हिम निक्षेप आपको यहां पर मिलते हैं, इसीलिए कार्बोनिफेरस बी विकल्प पे लिखा हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोनिफेरस। चलिए, बाब बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में? ये लो, राइट आंसर क्या जाएगा? फलौदी। किसके अवशेष मिलते हैं? हिम निक्षेप, ग्लेशियरों के अवशेष यहां पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो गया बी। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? बालू का स्तूप मुक्त पूछा है इसने। अब आपको पता है बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त, युक्त में तो आता है 58.5% भाग युक्त के अंदर, और जब बात आती है मुक्त की, तो मुक्त के अंदर कितना आता है? 41.5 आता है। और 41.5 जब आप ढूंढोगे इसके अंदर तो 42 लिखा हुआ है, इसलिए आपको राइट आंसर क्या करना पड़ेगा? 42%। कई बार क्या होता है जल्दबाजी में, या 58.5 दिख जाता है हमें, और वो 42 या 41.5 वो सीधे दिख नहीं रहा है आपको, तो जल्दबाजी में क्या करते हैं? 58.5 कर देते हैं, जबकि उसने किसका पूछा है? मुक्त का पूछा है, फ्री फ्रॉम सैंड ड्यून की बात कर रहा है। बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है, तो जो ऑप्शन है इनमें कौन बालू का स्तूप नहीं है? पैराबोलिक के राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल में मिलते हैं, बरखान सर्वाधिक गतिशील है, सीफ जो बालू का स्तूप है, ये वाले बालू का स्तूप अनुदैर्घ्य बालू का स्तूपों का उदाहरण है, बरखान से ये बनते हैं। और यहां जो ऑप्शन दे रखा है इंसेलबर्ग, ये कोई बालू का स्तूप नहीं है। इंसेलबर्ग एक प्रकार की खड़ी चट्टानें हैं, खड़ी चट्टान इनको कह सकते हो, इनको पेडीमेंट भी बोल दिया जाता है, पेडीमेंट भी बोल दिया जाता है। और ये ज्यादातर ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित चट्टान है। ये पश्चिमी राजस्थान में भी मिल जाती है, सिरोही के अंदर माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र में भी ये पाई जाती है, वो इंसेलबर्ग है, ये कोई बालू का स्तूप नहीं है। इसलिए आपका सही विकल्प कौन सा होगा? डी। निम्न में से किस प्रकार के बालू का स्तूपों का विस्तार राजस्थान के संपूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश में है? याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल में जो बालू का स्तूप पाया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साहब यहां पर पैराबोलिक। पैराबोलिक, इसको हमने नाम दिया था परवलिक बालू का स्तूप। ये बरखान का उल्टा बनता है, बरखान का बिल्कुल विपरीत बनता है। बरखान अर्धचंद्राकार थे, अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप थे ये हवाओं की दिशा के समानांतर ना बन के वर्टिकल बनते हैं। और ये तारा बालू का स्तूप है, ताराला लिख दिया है, तारा ड्यून्स है ये आपके गंगानगर और जैसलमेर। राजस्थान का कौन सा अंचल प्राचीनतम नहीं पूछ के इसने नवीनतम पूछ लिया है, और नवीनतम का मतलब तो ये जो सबसे लास्ट में बना है, और सबसे लास्ट में कौन बना है? थार का मरुस्थल। तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है ये राजस्थान का सबसे नवीनतम भौगोलिक प्रदेश है। प्राचीनतम कौन हो जाएगा? अरावली। अरावली के बाद सेकंड नंबर पे हो जाएगा पठार, सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे आ जाएगा मैदान, और फोर्थ नंबर पे आ जाएगा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल। यानी निर्माण प्रक्रिया में क्रम में ही लिखे हुए हैं, ये क्रम में ही लिखे हुए हैं, सीरियल में लिखे हुए हैं। ये सबसे पुराना है, ये सेकंड पुराना है, ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा, और ये सबसे नया हो जाएगा।
चलिए, राजस्थान के कौन से भौतिक भाग का सबसे पहले उद्भव हुआ? बात वही हो गई, केवल भाषा ही चेंज की है इसने, बात वही है जो पिछले प्रश्न में डाली गई थी। और इसलिए मैंने आपको जितने भी प्रश्न बने हैं परीक्षाओं में आए हुए हैं, अब थार के मरुस्थल से तकरीबन हमने 40 प्रश्न पहले वाली क्लास में सोल्व किए, इससे पहले भी हमने 30-40 प्रश्न सोल्व कर लिए। एक ही भौतिक प्रदेश से आप 100 प्रश्न लगभग सोल्व कर रहे हो, और क्या बचेगा उसमें से? समझ रहे हो? तो यहां पर जो राइट आंसर होगा आपका, सबसे पहले का मतलब ये हुआ सबसे प्राचीन पूछ रहा है, तो सबसे प्राचीन कौन सा हुआ? अरावली पर्वतीय प्रदेश हुआ। ये सबसे प्राचीनतम भौगोलिक प्रदेश है राजस्थान का, इसलिए आपका राइट आंसर अरावली पर्वतीय प्रदेश करेक्ट होगा। चलिए, पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश की औसत वर्षा कितनी है? अब आप बताएं मुझे, पश्चिमी मरुस्थल की अगर हम बात करते हैं तो ये अरावली है, 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा अरावली जिसका निर्धारण करती है, पश्चिमी किनारों पे 40 रहती है, जो राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटने वाली संवर्षा रेखा है। अब आपको कहीं भी 0 से 25, तो ये तो लगभग सेंटर में होती है ना, तो 25 से 40 भी वर्षा होती है, 0 से 25 के बीच में भी रहती है। अब इनके अकॉर्डिंग जब हम विकल्प ढूंढेंगे इसमें, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 0 से 50। थार में 50 से डाउन ही वर्षा मिलेगी, अरावली को क्रॉस करते ही थार है। हाँ, ये 0 से 40 भी लिख सकता था, या 50 से कम भी लिख सकता था, 40 से कम भी लिख सकता था, ऑप्शन में कोई एक ही डालता, इसीलिए राइट आंसर आपका 0 से 50 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? तो मैंने आपको अनुप्रस्थ बालू का स्तूप में सबसे पहले बीकानेर जिला बताया था, मैंने कहा था बीकानेर, फिर गंगानगर, फिर उसके बाद में अपन आ सकते हैं हनुमानगढ़ की तरफ, फिर इधर फलौदी की तरफ आ सकते हैं। तो ज्यादातर एरिया किसका बताया था? बीकानेर का। तो यहां लिखा हुआ बीकानेर जिले में पुंगल के चारों ओर, लूनी बेसिन के पश्चिमी भाग में, ये तो है ही नहीं। जैसलमेर जिले के रामगढ़ क्षेत्र, रामगढ़ क्षेत्र तो बालू का स्तूप मुक्त है, यहाँ तो चट्टाने मिलेंगी, ये तो बालू का स्तूप युक्त में आ ही नहीं सकता। अजमेर जिले के पुष्कर के चारों ओर, यहां तो आपको ज्यादातर क्या मिलेंगे? यहां मिलेंगे अवरोधी बालू का स्तूप, बैरियर ड्यून्स जो बनते हैं। तो यह आंसर होगा नहीं, ऑटोमेटिक आपके पास में कौन सा ऑप्शन बच गया? बीकानेर में पुंगल के चारों ओर जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा आपको? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलेंगे। राजस्थान राज्य का दक्षिणी भूभाग क्या कहलाता है? तो देखो, ये बांगड़ और बांगर मैंने दोनों ही पढ़ाए थे आपको, मैंने स्पष्ट कहा था कि वांगड़ या बांगड़ जो प्रदेश है, जो दोनों शब्द लिखे हुए यहां पर साथ में लिख दिया है, तो इसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा का सम्मिलित क्षेत्र आता है, दोनों जिले आते हैं, जबकि डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य के भाग को मेवल भी बोलते हैं। तो बांगड़ या वांगड़ और मेवल प्रदेश दोनों अलग अलग विशेषताएं हैं। निम्न में से कौन सा एक जिला राजस्थान के पश्चिमी भाग के रेगिस्तानी क्षेत्रों में शामिल नहीं है? सिंपल सा प्रश्न है, अगर आज हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, कल संडे को एक पेपर हुआ है लाइब्रेरियन का 3rd ग्रेड का पेपर, आप जरूर देख लिया करें। उस पेपर के अंदर भी ऐसी ही प्रकृति का प्रश्न आया है कि साहब राजस्थान में क्षेत्रफल में बड़ा जिला जैसलमेर, मैंने लिखवा दिया था आपको, मैंने ये कहा था जैसलमेर और बीकानेर का क्षेत्रफल ही फिक्स है, बाकी का भी क्षेत्रफल फिक्स नहीं है। वही प्रश्न आया, छोटा नहीं पूछा उसने, बड़ा ही पूछा। अंतरराष्ट्रीय सीमा में मैंने, आप वीडियो चला के देख लेना, ये बोला था कि अभी आपसे जिले नहीं पूछेगा, नाम पूछ सकता है, लंबाई पूछ सकता है, लंबाई ही पूछिए, इसलिए आप चेक भी किया करो। यहां देखें, अब नागौर जिला है, रेगिस्तानी है, सीकर है, पाली सीकर, तो यहां पर इसने डाल दिया सिरोही। तो सिरोही जिला डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता है, मैंने स्पष्ट कहा था सिरोही को यूनेस्को ने शामिल किया है, यूनेस्को का मुख्यालय भी पूछा है कल के पेपर में, पेरिस, ये भी मैंने आपको बताया था वहां पर, यूनेस्को के अनुसार जो क्षेत्रफल है मरुस्थल का वो कितना है। तो यहां राइट आंसर आपका सिरोही करेक्ट होगा। पश्चिमी राजस्थान में थार का घड़ा चांदन नलकूप को कहते हैं, चांदन ट्यूबवेल को बोलते हैं, और बाटाणु का कुआं इसको रेगिस्तान का जल महल कहते हैं, इस वाले को बाड़मेर के अंदर। चलिए, राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का सर्वप्रथम प्रयास करने वाला विद्वान, अभी जितने भी नाम लिखे हुए हैं राजस्थान को इन सभी ने डिवाइड किया है, एलपी तेसातोरी को छोड़कर। तो यहां वीसी मिश्रा ने पहला प्रयास किया था, इन्होंने राजस्थान को कितने भागों में डिवाइड किया था? 7 भागों में। एक किताब लिखी थी राजस्थान का भूगोल,
उसमें 7 भाग इन्होंने दिए थे। थार के इन्होंने कितने हिस्से किए थे? 3 हिस्से थार के, एक अरावली, एक हाड़ौती मैदान के 2 हिस्से किए। ऐसे करके इन्होंने राजस्थान को 7 प्रदेशों में, भौगोलिक प्रदेशों में डिवाइड किया था। ओके, शेखावाटी के अंतः प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? अब आपको पता है इसने कच्चे जल के स्रोत पूछे, मैंने कहा था कच्चा पूछ ले या पक्का पूछ ले, हमेशा नाड़ा या जोहड़ में से डालेगा कोई एक ही। ये प्रश्न आया हुआ है, एक बार जोहड़ नहीं था, इसमें क्या डाल दिया था? नाड़ा। अब शेखावाटी में मैच ही एक ही हो रहा है, यहां पर कौन सा? नाड़ा। अब नाड़ा नहीं हो तो इसने जोहड़ डाल दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां राइट आंसर कौन सा हो गया? जोहड़ या जोहर इसको कहते हैं। पक्के कुएं को नाड़ा बोलते हैं। ये सभी शेखावाटी के अंदर ही है। यहां देखें, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा कौन सी वर्षा रेखा बनाती है? ये ठीक प्रश्न है। हालांकि ये सारी बातें क्लाइमेट टॉपिक में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो ये हो गया अरावली 50 सेंटीमीटर और पश्चिमी किनारों पर 40। इसने कहा है राजस्थान में पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा, तो ये पूरा पश्चिमी रेतीला मैदान है। पश्चिमी रेतीला मैदान, पश्चिमी रेतीले मैदान की इधर तो है पश्चिमी सीमा, वेस्टर्न बॉर्डर, और इधर है पूर्वी सीमा जो अरावली से लगती है। तो अरावली के कौन से किनारों पर? पश्चिमी किनारों पर 40 होती है। हालांकि मैंने कहा था 50 में से और 40 में से डालेगा कोई एक ही। जब हमने ऑप्शंस देखे तो यहां क्या डाला इसने? 40। तो राइट आंसर क्या करना पड़ेगा? 40 सेंटीमीटर आपको करेक्ट करना पड़ेगा। अगर उसने डाला है तो 55 डाला है, 50 तो फिर भी नहीं डाला। उलझन नहीं डाली है उसने। बच्चे को पता है, उसको पता है कि बच्चा फिर कंफ्यूज होगा, आपत्ति लगाएगा, रेट लगाएगा, डिलीट करना पड़ेगा। तो 40 सेंटीमीटर। अगर पश्चिमी रेतीले मैदान की ये पूछ रहे थे पश्चिमी सीमा जो कि रेड क्लिफ सीमा से लगती है, और रेड क्लिफ सीमा की औसत वर्षापन 10 से 12 सेंटीमीटर पड़ते हैं। इन उपस्थित विकल्प में तो सी ही करना पड़ता आपको, जो भी ऑप्शन सामने है। राजस्थान के निम्न जिलों को ईस्ट से वेस्ट की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक जो आपने पढ़ा होगा उसमें ये आपसे पूछा है। तो अगर हम पूर्व से पश्चिम आते हैं तो एक तो कोटा है और यहां दे रखा है बूंदी। तो आपको इतना पता है पहले तो कोटा आएगा, मतलब 1 नंबर आएगा इसमें। कोटा के बाद बूंदी आएगा, मतलब 4 नंबर आएगा इसमें। अब बालोतरा तो काफी पश्चिम में गया, तो पहले कौन आएगा? उदयपुर आएगा, और उसके बाद में कौन आएगा? बालोतरा आएगा। यानी 1 4 3 2, 1 4 3 2 आपके बी ऑप्शन पे लिखा हुआ है। ये करेक्ट आंसर होगा इसमें। ठीक है, पूर्व से पश्चिम। अगर ये पश्चिम से पूर्व बोलता तो 2 3 4 1 हो जाता, और 2 3 4 1 इसने कहीं डाला नहीं है, तो 1 4 3 2 हो गया। निम्नलिखित में से अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है? यह अच्छा प्रश्न था, और ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। मतलब जो जिले हैं इनमें आपको विवेक लगाना है खुद का, और बताना है कि ज्यादा डिस्टेंस किसके बीच में है। जैसे जयपुर जोधपुर है, जैसे जयपुर कोटा है, जैसे जयपुर बीकानेर है, और फिर दे रखा है जयपुर उदयपुर। तो इनमें ज्यादा डिस्टेंस जो आपको मिलेगा वो जयपुर उदयपुर के मध्य मिलेगा। ये जो प्रश्न है, जरूरी नहीं नेक्स्ट टाइम ये ऑप्शन डाले, कोई भी डाल सकता है। आप उस समय क्या विचार कर पा रहे हो कि जयपुर किधर है और उदयपुर किधर है? उदयपुर बिल्कुल दक्षिण में आ गए आप, कोटा तो उसके नजदीक ही है भाई। जयपुर टोंक, उसके बाद में नीचे की तरफ बूंदी और कोटा। यहां अगर हम बात करें उदयपुर और जयपुर के मध्य में तो कई जिले पड़ते हैं, डिस्टेंस काफी ज्यादा है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? डी। विश्व एवं भारत में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? वर्ल्ड में राजस्थान नॉर्थ ईस्ट में आता है। मतलब अक्षांशों में आप नॉर्थ में हो, देशांतरों में आप ईस्ट में हो, तो आप नॉर्थ ईस्ट में हो। और इंडिया के सापेक्ष बात करें तो राजस्थान नॉर्थ वेस्ट में आता है। तो उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम आपको देखना है। तो उत्तर पूर्व, और यहां दे रखा है उत्तर पश्चिम, इसीलिए आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। नवीनतम जनगणना अगर होगी, उसके डाटा जब आएंगे तो ये चेंज हो जाएगा।
एरिया तो फिक्स ही रहेगा। चलिए, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? ये प्रश्न मैंने लिखवाया भी था आपको, और मैंने कहा था बार बार पूछा जाता है। तो उत्तर वृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। इस वृहद मैदान में तो आ जाता है आपका पूरी मैदान, और प्रायद्वीपीय पठार के अंदर अरावली और हाड़ौती प्रदेश आ जाते हैं। तो आपका ए जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, निम्न में से किन भौतिक भागों को गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है? तो राजस्थान में गोंडवाना लैंड तैतीस सागर की तो अवशेष मिलते हैं। अब गोंडवाना लैंड तैतीस सागर के अवशेषों में बात करें तो ये तैतीस सागर का अवशेष है, ये वाला भी तैतीस सागर का अवशेष है, और ये दोनों गोंडवाना लैंड के भाग हैं। और गोंडवाना लैंड के भाग हैं तो आपको पता होना चाहिए, इसमें राइट आंसर 3 और 4, और 3 और 4 सी ऑप्शन पे लिखा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4, मतलब अरावली और हाड़ौती का पठार। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन से कथन गलत हैं? ये अच्छा प्रश्न है, ये ठीक प्रश्न है। देखें, अरावली जो है ये विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु नदी के मैदान में आता है, ये बात गलत है, क्योंकि आपको इतना पता है कि ये सिंधु नदी के मैदान में नहीं है, ये गंगा नदी के मैदान में है। ये मैंने लिखवा दिया था आपको। पश्चिमी बालू का मैदान तैतीस सागर के अवशेष हैं, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, ये तैतीस सागर के अवशेष हैं। और दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित रूप है, तो ये बात भी करेक्ट है। गलत कौन सा है इसमें? बी ऑप्शन गलत है आपका, ये रॉन्ग हो जाएगा इसमें। यानी कि ये सिंधु का मैदान नहीं है, गंगा का मैदान है। ये बात मैंने आपको वहां बहुत ढंग से समझाई थी कि ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसलिए राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखें तो थार मरुस्थल किसका भाग है? तो थार मरुस्थल तैतीस सागर का भाग है, तैतीस सागर। यह है कथन और कारण वाला प्रश्न। हमेशा जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, जो स्टेटमेंट दिया गया है, कथन कहा गया है, उसका रीजन, इनमें अगर कोई साम्यता स्थापित हो रही है तब तो बात सही है। अगर प्रश्न आ रहा है कि साहब राजस्थान में कोई भी विशेषता डाल के दे रहा है और उस विशेषता का रीजन वो नीचे लिख के दे रहा है जिसका लिंक उस विशेषता से है, और दोनों बातें सही हैं और उसकी व्याख्या वहां की जा रही है, तो कथन कारण दोनों सही होंगे तथा कारण कथन की सही व्याख्या कर पा रहा होगा। कई बार ऐसे होता है कि दोनों बातें सही हैं लेकिन कथन का कारण से कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा? कथन एवं कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। कई बार क्या बोलेगा? कथन गलत है, कारण सही है। कई बार दोनों ही गलत होते हैं, उस हिसाब से ही वो ऑप्शन बनाता है। अब यहां देखें, इसने क्या बोला है कि घग्गर नदी को मृत नदी भी कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। इसको मृत नदी भी कहते हैं, इसको नट नदी भी कहते हैं। घग्गर के मैदान में मैंने चर्चा की थी। घग्गर का मैदान राजस्थान का एक प्रमुख कृषि प्रदेश है, यह बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे ये बताएं, ये प्रमुख कृषि प्रदेश है, उसका मृत नदी से क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं, बातें दोनों ही सही है। मृत नदी क्यों है? क्योंकि इसमें पानी की आवक कम रहती है, सूख जाता है पानी। अगर ये बात नीचे लिखी होती तो कथन कारण दोनों सही होते और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा होता। बातें तो दोनों ही सही हैं। थार के मरुस्थल का सबसे उपजाऊ प्रदेश यही तो है। लेकिन आप एक चीज बताएं, ये मृत नदी है, इस बात का इससे क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए आपको इसमें ढूंढना है ए और आर सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये बात इसमें राइट आंसर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए, राजस्थान के थार मरुस्थल में द्रसद्वती नदी घाटी में किस प्रकार के बालू का स्तूप चिन्हित होते हैं? पहली बात तो द्रसद्वती का मतलब हो गया यहां पर साहब घग्गर, मतलब वही नॉर्थ वाला हिस्सा हो गया। और जब सभी बातें इसमें एक साथ डाल देता है तो याद रखना, लाइनियर या विंड, ये जो आपके पवनानुवर्ती बालू का स्तूप है, जिनको हम अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहते हैं, ये बालू का स्तूप इस बेल्ट में बोर्ड ने माने हैं। ये प्रश्न का आंसर बोर्ड ने माना था कि ए करेक्ट आंसर है। जबकि यहाँ तारा बालू का स्तूप भी मिल जाता है, कुछ हिस्से में यहाँ बरखान भी मिल जाते हैं,
लेकिन बोर्ड ने आंसर क्या माना, रेखीय पवनानुवर्ती, इसीलिए मैंने ये प्रश्न डाला। ऑप्शन इसी प्रकृति के डाले इसने, तो राइट आंसर कौन सा होगा, रेखीय या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। तो ये थे आपके प्रश्न। आपने एक चीज गौर की होगी कि प्रश्न आपको वही डाले गए हैं जो आपने पढ़े हैं। जो फ्रेश बच्चा है, बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी कर रहा है, जीरो लेवल से, वो कैच कर पा रहा होगा और धीरे धीरे कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा। एक दिन में कुछ भी हासिल नहीं होता है, हर दिन की जिद्दोजहद है ये, आपको हर दिन कुछ ना कुछ इसमें सीखना पड़ेगा। तो ये आपका पेपर का सॉल्यूशन था। ठीक है, नेक्स्ट भी आपसे इसी प्रकृति के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न चाहे आसान हो चाहे हार्ड हो, जैसे प्रश्न पूछे गए हैं अपन सारे ही प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।